लोग यही बात कर रहे थे कि रिसर्च है क्या, शोध क्या है, और शोध में समस्या क्या आती है। शोध का उद्गम अगर देखें तो शोध के उद्गम के पीछे मैं मानता हूं कि जो मानवीय विकास है उसके पीछे कहीं ना कहीं शोध रहा है। और अगर इंसान की ये जो उत्कंठा है, यानी कि इंक्विजिटिवनेस, अ डिजायर टू रादर नो मोर एंड मोर, to rather explore more and more things, to rather exhume the things, to explore the things, to rather get into the new arena, to rather explore more and more vistas, more and more horizons, यानी कई आयामों में जानने की ये जो उत्कंठता है, या फिर आपकी जो इच्छा है, कह सकते हैं कि आकांक्षा है, वो वही वही जो विधा है, या फिर ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो स्पेशल क्वालिटीज या ह्यूमन ट्रेड्स जो है, जो शायद हमें जानवरों से अलग बनाता है, मेक्स ह्यूमंस अलूफ एंड डिफरेंट फ्रॉम दी अदर स्पीशीज। डार्विनियन थ्योरी आपने सबने सुना होगा, सभी जानते हैं डार्विनियन थ्योरी। शायद डार्विनियन थ्योरी, जिसको हम कहते हैं कि सतत विकास की जो थ्योरी है, और सतत विकास यानी कि फिर से वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं जानने की जो इच्छा है, रिसर्च, कीप ऑन रादर रिसर्चिंग द थिंग्स। मैं कभी कभी अपने घर में कहता हूँ कि साहब रिसर्च ना होता तो हम कहाँ होते। ये जो ऑब्जर्वेशन करने की हमारे अंदर इच्छा है, हम देखते हैं उसके बाद समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि साहब ये जो रिसर्च है ये सिर्फ एक तरीके का नया नाम दे दिया गया है, अदरवाइज जो रिसर्च है वो तो इट इज नथिंग बट अ रेप्लिका ऑफ द नीचर्स आर्ट। यानी कोई भी शोध है, कोई भी नया इन्वेंशन है, वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो उदाहरण मौजूद है हमारे पास, या प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है। आप कोई भी चीज उठा के ले, दुनिया में कोई भी आविष्कार अगर आप देखो तो आप ये पाओगे कि ये जो आविष्कार है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीजों से इंस्पायर्ड है। लेकिन फिर भी ये एक मानवीय बहुत बड़ा गुण है कि उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने की जो क्षमता है, या नई चीजों को जानने की जो उसकी उत्कंठता है, या फिर उसकी जो उसकी इच्छा है, वो कभी मरा नहीं है। और इसीलिए हम नए नए शोध के नए नए आयाम छूते जा रहे हैं, उसको पकड़ते जा रहे हैं। अब चक्कर क्या है कि ये जो नया नया चीज करने का, रिसर्च करने का आजकल एकेडमिक एरेना में अगर मैं कहूं, यानी टू रादर सर्वाइव इन द realm of the academics, it is becoming more and more harder, and sometimes it is said that it is no more a comfortable job. If you want to rather survive in academics, you have to rather get into the more and more research. Now more and more research means that now because of compulsion, जिसको हम कहते हैं कि एक जो प्रेशर है, उस पर रिसर्च की जो विधा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि साहब रिसर्च को फॉर द नेम सेक, राइट, ये जो शोध करने की जो प्रक्रिया है, जो वो rather than impacted and influenced and shaped and orchestrated by the basic inquisitiveness, it is more impacted by the compulsion swat. ये जो कंपल्शन है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो नवीनता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको इम्पैक्ट करता है। तो कई बारी जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो कहीं नगण्य हो जाता है, कहीं साइडलाइन हो जाता है। और अब अगर ये चूंकि ये पहली चीज है, बिकॉज until unless you are aware with the problem, you would not be able to consolidate, fortify, and you would not be rather build upon the research. आप मतलब ईमानदारी से बात बताऊं, मैं चूंकि मेरी पीएचडी एनआईटी से है, और शोधकार माना जाता है कि आईआईटी, एनआईटी या फिर और भी दो तीन जो नामचीन संस्थाएं हैं, वहां पर मतलब लेवल अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हाल फिलहाल में मैंने वहां पे भी देखा है कि रिसर्च कहीं की दिशा बदलती चली जा रही है, नंबर्स में ज्यादा बात हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, ये अगर है भी तो ऑलरेडी इंस्पायर्ड, शेप्ड, कॉपीड, प्लेगराइज्ड और अदर फॉल्सिफाई और द फजिंग, राइट।
तो ये जो इश्यूज आते हैं जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि फॉल्सिफिकेशन, प्लेगरिज्म एंड फजिंग ऑफ द डेटा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपकी जो पहली सीढ़ी है, यानी शोध की जो पहली सीढ़ी है, उसी यानी रिसर्च प्रॉब्लम, उसी को इम्पैक्ट कर देता है, उसी को नुकसान करता है। तो प्रॉब्लम, ये बात वही समझने की है कि चैलेंजेस और जो प्रॉब्लम्स हैं क्या। कई बार चैलेंजेस इस बात से भी आ सकता है, अगर आई कैन रादर चेंज माय पीपीटी देन जस्ट अ मिनट, यानी कि व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम। आई थिंक जैसा कि शैलेन सर ने बोला कि रिसर्च प्रॉब्लम देखा जाए तो कहीं ना कहीं गैप, और गैप का मतलब ये हो गया कि व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी। जब ऑट टू बी की बात करते हैं कि और मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला था कि ये जो ऑट टू बी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इंसान के अंदर हमेशा ये रही है अवधारणा कि जो उसकी परिस्थिति है वो उससे कभी भी संतुष्ट होता नहीं है। अभी जो असंतुष्टता है, जिसको मैं एक लाइन अब मेरी यूनिवर्सिटी में लिखी हुई है, that invention, the genesis of the inventions lies in the discontentment, yani asatushta, it means that how unsatisfied you are. The stage of discontentment or unsatisfaction or dissatisfaction जिसको हम कहते हैं वो gap है, right? और वो जो स्थिति, मेरी आवाज जा रही है? ठीक है जी सर, जी सर। Okay, fine. I hope that my voice is not echoing. Okay, fine. So if you can see that the what it is and what it ought to be, यानी ये जो एक जिसको हम कहते हैं कि एक स्थिति, जिसको कभी कभी हम यूटोपियन थॉट्स भी कहते हैं, शायद कुछ लोग जानते होंगे कि यूटोपियन लैंड और द यूटोपियन थॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है, यानी एक आदर्श अवस्था। आदर्श अवस्था, हालांकि आदर्श अवस्था के बारे में ये भी कहा जाता है कि आदर्श अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन the aspirations to achieve that आदर्श अवस्था or the utopian land sometimes becomes the benchmark, right, or the standard. So that also always inspires, जिसको हम कहते हैं लिटरेचर की भाषा में टेंटलाइजेशन, आपको तड़पाती। तो ये जो तड़पानी यानी ऑट टू बी जो स्टेट है, उसके लिए जो आप प्रयास करते हैं, राइट, वही जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता है रिसर्च प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि साहब जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम देख रहे हैं तो जो टिप्स है, यानी टू फाइंड आउट व्हाई द इंफॉर्मेशन इज बीइंग सॉट, हमें इस जानकारी को क्यों चाहिए। ऐसा कई बार आदमी कह सकता है कि साहब इसलिए चाहिए क्योंकि रिसर्च करना है, थीसिस जमा करना है, इसीलिए जानकारी चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकलिटी के नाम पर हमने कहीं ना कहीं अपनी जो मौलिकता है उसके साथ बड़ी समझौता करी है। ईमानदारी बात बोल रहा हूं मैं कि जो प्रैक्टिकलिटी के नाम पर कई बार ये होता है कि वी स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग। लिटरेचर में एक कहानी आती है कि व्हेन देयर वाज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सोल विद एक कहानी है डॉक्टर फॉस्टर्स, उसमें ये बात आती है कि इंसान अपनी जमीर को प्लेजिंग कर देता है, राइट, उसको गिरवी रख देता है। तो मैं हमेशा अपने शोध छात्रों से बोलता हूं कि शोध करने आए हो या फिर डिग्री लेने आए हो, तो अगर आप शोध की बात कर रहे हैं तो हमेशा यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल, यू शुड बी वेरी candid, you should be very honest in terms of procurement of the information, because any information which rather based and exhumed on the pedestal of the falsehood, that would create a problem. यानी कि जो झूठ के सिद्धांत पर अगर आपने इंफॉर्मेशन तैयार करी है तो वो पकड़ा जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो 10 में से 9 शोध हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर फॉल्सिफिकेशन का आरोप लगता है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्लेगरिज्म का आरोप लगता है, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन का जो धरातल है वही खोखला है, राइट। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आप ये इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हो। डिटरमाइन वेदर द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, जिसको कहते हैं कि मैं आपको बताऊं अपने एक अनुभव से कि एक पीएचडी में देख रहा था, तो उस व्यक्ति ने
दुनिया के इस समय जितने मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स हैं सब यूज कर रहे हैं। एमओएस लगा रखा था, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग लगा रखा था, राइट। सब कुछ लगाने के बाद ये हुआ, भैया फाइंडिंग आपकी क्या है? तो ये हुआ कि फाइंडिंग ये है कि साहब कि अगर सप्लायर के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपकी जो डिलीवरी नेटवर्क है वो बहुत अच्छा होगा। तो जो पैनल में बैठे हुए थे वो बड़े बुजुर्ग आदमी थे, बड़े बड़े जिसको कहते हैं सीजन एक्सपीरियंस आदमी। अच्छा, उनका बैकग्राउंड भी जिसको कहते हैं कि बिजनेस फैमिली से था। उन्होंने कहा भैया, वो अपने इलाहाबाद के थे, प्रयागराज की भाषा में बोले, कहें भैया ये तो तुम किसी भी आड़त की दुकान में चले जाओ और आड़तिया बता देगा कि 2 पान खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो, राइट। तो बड़े आराम से जो है रिलेशन मेंटेन हो जाएगा और आपका नेटवर्क मजबूत होगा। तो व्हाट इज द न्यू फाइनेंस इज दैट? So sometimes what happens that barely, rather reinstating the things, barely just rephrase the statement which is already existing. यानी कि एक नए शब्दों, यानी कि पुरानी शराब और नई बॉटल, तो वो जो काम है वो भी पकड़ा जाता है। तो ऑलवेज बी वेरी क्लियर दैट वॉट एवर द इंफॉर्मेशन दैट यू आर ट्राइंग, क्योंकि हमेशा ये पूछा जाता है कि भैया पूरे रिसर्च के बाद पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ द, जिसको हम थियोरेटिकल अंडरपिनिंग यानी इन टर्म्स ऑफ द लिटरेचर, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च कंट्रीब्यूशन। तो अगर कंट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ द 3 साल 4 साल 5 साल पीएचडी करने के बाद आपने यही बताया कि साहब सूरज जो है पूरब से निकलता है, तो अगला पहला प्रश्न यही कहेगा कि भैया आपने 4 साल किया क्या? व्हाट यू हैव डन इन लास्ट 4 ईयर और 5 ईयर? तो बी वेरी प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ दैट देयर शैल बी नो रिपीटिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. There shall be no what you call phrasing of the information. There could be a explanation. There could be a more enhancement, additions, value additions in terms of the information that is already existing. But simply rather rephrasing the statement would not be rather adding any value to your PhD. So try to be very, very clear that what kind of things that you are trying to explain and what kind of information that you are trying to provide in terms of research. ये भी आप जो टिप है वो ये कहा जाता है कि साहब यूज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टू डिफाइन बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम। कई बारी जब आप प्रॉब्लम की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कल पिछले मैंने समझाने की कोशिश की थी कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह बिल्कुल मत लीजिए। ये एक वस्तु स्थिति है। अगर वस्तु स्थिति को समझना है तो उसके लिए rather than कई बारी ऐसा भी होता है कि आप यू डोंट हैव द स्कॉलरली और द लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो होता क्या है कि जब आप इस बात पे ही रिलाई कर रहे होते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मैं इस पे अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाऊं, तो कई ऐसी भी चीजें हैं कि जिसके बारे में, जैसे आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात होती है, जिस पर हमारा हो सकता है कि हमारे पास बहुत से डेटा ना हो। जैसे बहुत सी, वैसे ये कोरोना कोविड का इश्यू आ गया जिसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं था, राइट। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नई चीज थी, अभी हाल फिलहाल में जितने रिसर्च पेपर्स छपे, आपने अगर कोविड पे रिसर्च किया है तो बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि टेक्निकली इट वाज अ न्यू थिंग, एक्सप्लोरेटरी, फाइन। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बहुत बड़े अभी अलेक्जेंडर पोप हुए, उन्होंने कहा कि साहब कई बार आरोप लगता है कि आप कॉपी करते हो। तो कॉपी का जो आरोप लगाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि रोमन नोज कैन नॉट बी ए चाइनीज नोज, राइट। रोमन नोज ऑलवेज बी ए रोमन नोज। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस that yes, you could be inspired by the previous data, you could be rather inspired, and that previous data could act as a pedestal or the podium for the further research. But there might be a case that when you are landing yourself in that situation where you have the paucity of the data, you have the dearth of the data, and then it is always advisable and it is sagacious enough to go for the exploratory research. Fine. Then you can also rather use iceberg principle. I think iceberg प्रिंसिपल सभी ने सुना होगा। ये प्रिंसिपल ज्यादा फेमस इसलिए हो गया क्योंकि टाइटैनिक फिल्म आई थी, और टाइटैनिक फिल्म के बारे में कहा जाता है कि जब वो आइसबर्ग से लड़ा, हालांकि डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, लेकिन आइसबर्ग प्रिंसिपल को भी rather applied in research also, जिसमें कहा जाता है कि आप सब जो ऊपर से जो दिखता है वो सिर्फ टिप है, राइट। और जो बड़ा मास है
यानी कि बड़ा जो बेस है वो हिडन है। तो एज अ रिसर्चर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि rather than getting into the superficial research, try to get into the depth of it, right? Okay, so iceberg principle could be rather applied. However, sometimes it is also said that use Pareto rule also. Those who are having the background of the economics, I think they might be knowing about the Pareto rule, जहां पे कहा जाता है कि साहब आप 100% इंफॉर्मेशन नहीं पा सकते, राइट? आप क्वालिटी 20% इंफॉर्मेशन पे फोकस करिए, फाइन। देन डिटरमाइन द रेलेवेंट वेरिएबल्स, ये यानी जो कारक है, जिसको वेरिएबल्स यानी जो कारक है, उनको आप पता करें कि ये जो प्रॉब्लम है उसके पीछे क्या क्या कारक है, जिसको वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट्स दुनिया पर बात करते हैं। तो ये चीजें पता करें आप। कहना बहुत आसान है, क्योंकि रिसर्च जब मैंने किया, होता क्या है कि जब भी आप शोध शुरू करते हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में सबसे बड़ा बैकग्राउंड जो प्रॉब्लम आता है वो होता है आपका बैकग्राउंड। जैसे मैं जर्नलिस्ट था, मैं पत्रकार था, और मेरी पीएचडी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, और जो इंडस्ट्री मैंने लिया वो न्यूज़पेपर लिया। मैडम ने कहा कि भाई तुम न्यूज़पेपर में काम करते हो तो तुम्हें पता होगा। मैंने कहा मुझे बहुत पता है। अच्छा, जब पता होने वाली जो चीज आती है तो वो जो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अहम ब्रह्मास्मि, मुझे बहुत जानकारी है। अब जब हम बहुत जानकारी होती है तो फिर हमारे अंदर बाइसनेस आ जाता है। अब जब परसीव बाइसनेस आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर देन देयर वुड बी अ परसेप्टिव बैरियर और परसेप्टिव डिस्टॉर्शन, यानी हम एक आवरण, एक रुकावट अपने लिए पैदा कर लेते हैं कि साहब उसके बियॉन्ड हम देख ही नहीं पाते। वी बिकम मेयोपिक, राइट? अब ये जो मेयोपिया आ जाता है, उसके बाद तो फिर आपका देखना बंद हो जाता है। आप उस आयाम के बियॉन्ड देख ही नहीं पाते, कहते साहब मैं आम ब्रह्मास्मि, मुझे सब कुछ आता है, ये गाइड मुझे क्या बताएंगे? ठीक है, अब होता क्या है कि आप बेसिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते, क्योंकि आप उसी चश्मे से देख रहे हैं जो चश्मा आपने लगा रखा है। और जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे आयाम हैं जो आपको दिखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, लेकिन आप देखते नहीं। तो हमेशा याद रखिए, सोच एज अ रिसर्चर, you should always be open to the advices, you should always be open to different new views, new thoughts, and you always rather respect your guide। मैं यहाँ पर एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, कई बार गाइड आपको ऐसे नजरिया दिखाते हो जिससे आप सहमत नहीं हो, लेकिन जिसको कहते हैं कि rather than getting into the arguments, just try to rather take it as a positive side, right? Take the cognizance of whatever the advices that is coming from the different views, right? And try to incorporate that thing, right? So first of all, जिसको कभी कभी कहते नहीं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम, या फिर कबीरदास जी ने कहा था कि साहब ये जो गीली मिट्टी है उसको गढ़ना ज्यादा आसान होता है। और कबीरदास जी ने ये भी कहा था कि गुरु एक सूप समान है जो गंदगी को निकाल फेंकता है। तो ये शोध एक ऐसी विधा है जहां पर आपको ये तीनों चीजों का सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। यानी चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, ये ट्राई टू इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वी कॉल इट एज दिस प्रोसेस। अंग्रेज हमें बड़े बड़े टर्म्स हम आगे चले गए जिसमें वो कहते हैं प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, राइट? So yes, try to unlearn the things, right? And try to start with the zero। आप ये मान के चलो कि आप शोध की दुनिया में नॉविस हो, आप अबोध बालक हो। क्योंकि जो अबोध बालक है, यानी कि जिसको अगर मैथमेटिक्स की भाषा में कहें कि यानी कि इंटीजर लाइन, यानी कि जीरो से बढ़ना आसान है, ठीक है, रादर देन मैं अगर ऑलरेडी एक्वायर्ड स्टेट पे हूं तो स्टेट ऑफ सब्लिमेशन एंड स्टेट ऑफ सैचुरेशन पर आप जानते हैं कि उसके बाद फिर केमिकल रिएक्शन बड़ा मुश्किल है, फिर कोई कैटलिस्ट काम नहीं कर सकता। तो बुद्धिमानी यही है कि आप अपने आप को मानिए कि आप शोध में आपको जानकारी कुछ नहीं है, ठीक है, और जब आप ये मानेंगे तब यू वुड बी एबल टू understand the problem better, because sometimes what happens that if you are trying to see the situation or the issues with a bias approach or some sort of prejudice, जिसको हम कहते हैं कि prejudice approach, या फिर जिसको हम कहते हैं कि jaundice eye approach, right?
ये जो जॉन्डिस आई अप्रोच है ना, कहा जाता है ना सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, तो वो चीज बड़ा मुश्किल मुश्किल करता है। वहीं पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में बिलोंग करता हूँ वहां पर काफी वरिष्ठ लोग आते हैं शोध करने के लिए, और बेसिकली दे कम फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो पहला प्रॉब्लम उनके साथ यही आती है कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करने में इतना वक्त लगा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि साहब इंडस्ट्री मुझे ज्यादा अच्छे से पता है। हो सकता है इसमें इसमें कोई इनकार भी नहीं करता कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपकी जानकारी है तो उस बात के लिए भी आप तैयार रहिए कि बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको नहीं मालूम है। आप ये सोचो कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा। एल्बर्ट आइंस्टीन माना जाता है ना कि जो उसका ब्रेन का एनालिसिस हुआ है, उस ब्रेन एनालिसिस माना गया कि अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेन को यूज अगर किसी ने किया है तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जीवनी में या कहीं उन्होंने कहा कि आज इस जिंदगी के पड़ाव में मैं अपने आप को उस अबोध बालक की तरह मानता हूं जो समुद्र के किनारे कहीं कोने में बैठा हुआ है और ये देख रहा है कि पूरा समुद्र यानी ज्ञान का समुद्र तो अभी भी अछूता रह गया। तो अगर ये थॉट लेके आप चलोगे तो देन यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स क्लियरली। क्योंकि मैंने देखा रिसर्च में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी बात पे आता है कि अगर आपके अंदर पहले से ही साइकोलॉजिकल बैरियर है जिसको हम कहते हैं परसेप्टिव बैरियर, तो जाहिर सी बात है यू वुड नॉट बी एबल टू सी द थिंग्स। फाइन, सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स, देन वी कैन मूव now criteria for selecting. Now when we say criteria for the selecting, you can see that first it should be based on the interest, क्योंकि ये बात बहुत सिंपल सी छोटी छोटी वर्ड्स है, लेकिन ईमानदारी की बात है कि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है कि जिस एरिया को आप रिसर्च करना चाह रहे हो, अगर आप में उसको इंटरेस्ट है ही नहीं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये गाइड को भी बात समझ लेना चाहिए कि साहब रिसर्च तो रिसर्च स्कॉलर को ही करना है। ठीक है, अगर आपने थोपा तो जाहिर सी बात है कि वो रिसर्च फिर रिसर्च नहीं होगी, इट वुड बी merely just a copying or the imitations or whatever the thing is. So interest, yes, interest, commit yourself to a research, then size, manageable and doable. ये भी कई बार मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ा टॉपिक ले रखा था, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, देन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, देन कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग। गाइड ने बुलाया, कहा देखो राजेश क्या तुम कर पाओगे इसको, कहीं जीरो डाउन, यानी जीरो कहीं आपको जीरो डाउन, क्योंकि ऐसा होता है कि सब कुछ आप एक बार में नहीं कर सकते। इसीलिए फर्दर रिसर्च स्कोप का कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर स्कोप का कॉन्सेप्ट है। तो आप वही टॉपिक पकड़ें या फिर आप वही एरिया पकड़ें जो ड्यूरेबल है, जो मैनेजेबल है, क्योंकि लिमिटेशन है आपके पास। आपको एक यूजीसी गाइडलाइन के साथ आपको एक समय अवधि है जिसके अंतर्गत आपको पूरा करना है उसको, और मैनेजेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सर्वे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने पैन इंडिया सर्वे ले रखा था, बड़ा मुश्किल पड़ा। बाद में मेरे एग्जामिनर ने पूछा भी भाई तुमने अंडमान निकोबार का डेटा दिखा रखा है, कहां से मिला? पता आप सोचो कि एग्जामिनर कितने जबरदस्त पारखी, जिसको जौहरी टाइप के होते हैं। तो उन्होंने कहा तुमने दमन दीव का जो है डेटा दिखा रखा है, तो ये बताओ कि भाई ये डेटा कहां से लिया? तो मैंने कहा आप उसके पीछे बड़ी अच्छी स्टोरी है कि एक एडिटर्स कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में, मैंने वहां से डेटा लिया था। लेकिन आप सोचिए कि एग्जामिनर कहां तक पूछ सकता है। उसने कहा क्या आप एडिटर से मिलने दमन दीव गए थे? आप झटके मेरे से निकल गए कि हाँ मैं गया था, बस उन्होंने पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कौन सी ट्रेन से गए थे? तो बेसिकली क्या होता है कि आप you must understand that whatever the data that you are going to follow, whatever the data that you are going to procure shall be manageable, shall be doable, right? And if you're just trying to get into the unmanageable data, that would create a chaos, right? And जिसको फिर से कहते हैं कि वो chaos, और जिसको रिसर्च की भाषा में कहते हैं labyrinthine alley of the maze of the research, यानी भूल भुलैया में आप फंसते चले जाओगे और वो बड़ा मुश्किल होगा। देन अगेन इकोनॉमिक्स कहा जाता है मुद्राए कांचन मात्रम, यानी कि सारा कुछ
आपका इकोनॉमिक्स है, you have to rather take care of the money also, time also. Then researcher capabilities and limitations. Yes, some researchers could be very good in qualitative analysis. Some researcher could be very good in terms of quant, right? Some researcher could be very good in terms of you know what you want in modern software and so on and so forth. So yes, always understand, because देखो एक बात आप ये समझ लो, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, अपने को बेवकूफ नहीं बना सकते, right? You should be very honest to yourself, right? What kind of a capability, जिसको हम कभी कभी कहते हैं VRIO analysis, आप ये करिए, आप ये देखिए what kind of a capabilities that you have, right? And accordingly you can move towards to that path. यूनिकनेस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिसर्च में यूनिकनेस कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज्यादा मांगा जा रहा है, क्योंकि जितना मॉडर्न समय में हम जाते जा रहे हैं, उससे क्या है कि नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी ओपन ग्लोबल फिनोमेना, जहां पर हर चीज गूगल पे अवेलेबल है, आप हर चीज जान सकते हो, राइट? तो अगर आपने कुछ भी, जिसको कहते हैं कि आपने कॉपी किया, आपने बस सिंपल सा जैसे आप बहुत बार आपने सुना होगा कि फलानी रिसर्च पकड़ी गई, फलाना थीसिस पकड़ा गया, तो जस्ट ट्राई टू नॉट रादर गेट इनटू दैट थिंग, क्योंकि तुरंत, जैसे आपने सुना होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत आईपी भी पढ़ाता हूं कभी कभी, कि बहुत बड़े शायर हुए गुलजार साहब ने एक फिल्म में गाना लिखा, 1.5 इश्किया में इब्ने बतूता पहन के जूता, राइट? अब ये गाना इलाहाबाद के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने ऑलरेडी लिख रखा था, तुरंत मैच हो गया, मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने कहा कि आप सोचिए गुलजार साहब कितने बड़े नाम है, ठीक है? तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि जो शोध है उसमें यूनिकनेस कॉन्सेप्ट आता है, और जितना यूनिक होगा वो आपका कंट्रीब्यूशन में माना जाएगा, और उसके हिसाब से आप यू कैन रादर मूव अकॉर्डिंगली, देन you can rather think in terms of the method, design, sample, or the statistical analysis. Then you can rather think in some, these are the criteria that I'm discussing right now. Start with the theories. हमारे यहाँ मैं थोड़ा बहुत अपनी जानकारी देता चल रहा हूँ, हमारे यहाँ ये मस्त कर रखा है हम लोगों ने कि थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग हम मांगते हैं, कोई भी रिसर्च कंट्रीब्यूशन, रिसर्च हम पीएचडी जो करा रहे हैं, उसपे ये पहला चीज हम कहते हैं कि साहब थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग होनी चाहिए, राइट? कई बार लोग कहते हैं कि साहब थ्योरी क्या है, ये थ्योरी क्यों करते हैं आप, ठीक है? बहुत बार आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल गया है कि साहब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, people rather forget that thing, that these theories are basically a word that has been derived from the word thesis. Now, thesis is nothing but thesis. If you just get into the etymology or the philology of the language, you're going to find out that thesis is the word that has been derived from the word, right? बोलना, thesisize जिसको हम कहते हैं, ये आप ये भी जानकारी देता चल रहा हूँ कि thesis word बेसिकली शाब्दिक वर्ड, इसका जो मीनिंग है वो है बोलना, राइट? वाचन, ठीक है? तो जो आप बोलते हो वो तो प्रैक्टिकली चीज हुआ ना, फाइन। तो थ्योरिकल अंडरपिनिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। स्टार्ट विद द थ्योरीज, सेट ऑफ आइडियाज जो ऑलरेडी थ्योरीज है, क्योंकि ये जो थ्योरी है, जो अगर मैं थोड़ा शायराना अंदाज में बोलूं कि जो जगजीत सिंह ने एक गजल में कहा ना कि वो जो नानी की बातें, सदियों की बातें, ये जो जो सदियों की बातें हैं, दैट हैज बीन conceptualized in terms of the theory. They are basically based on the unique experiences, thought process that passed on from the generation to generation, right? जिसको कभी कभी आप सुनते होंगे, आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एनेक्डोट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जनश्रुतियां, राइट? जनश्रुतियां सुना होगा शायद आप लोग। जनश्रुतियां यानी कि जन श्रुतियां, श्रवण। तो कई जानकारी, कई सेट ऑफ आइडियाज डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन वो जनश्रुतियों के माध्यम से मौजूद है, फोकलोर के माध्यम से मौजूद है, राइट? You can rather see that things, right? Then just see the potential and sufficient in outcomes, right? Let's say you're planning to develop something. In the end, what might not be achievable, the knowledge developed in the process still has the contribution within the indicated period, right? तो अगर मैं इसको कहूं कि लेट्स से कि जो आप कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं,
क्या क्या whether that would have some value। कई बार ऐसा भी होता है कि आप रिसर्च करते करते हो उसी दौरान मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि एक बंदे की पीएचडी थी ये एयरलाइंस कंपनी में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अब वो थीसिस की जो फाइंडिंग्स थी वो ये बता रही थी कि साहब ये एयरलाइंस कंपनी बस आग लगाने वाली, यानी कि बस इट इज गोइंग टू अचीव दैट प्रॉफिट पोटेंशियल बाय लीप्स एंड बाउंड। और जब वो थीसिस सबमिट कर रहा था पता चला वो कंपनी डूब गई। अब ये जो प्रॉब्लम आती है वो बड़ी खतरनाक है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि व्हाट कुड बी द प्रॉबल आउटकम्स एंड वेदर दैट आउटकम वुड बी मैचिंग विद द प्रेजेंट सिनेरियो और द फ्यूचर सिनेरियो एंड वेदर दैट कुड लीड टू अ सच ऑफ कैटास्ट्रोफिक इंफॉर्मेशन, राइट। आपने जो भविष्यवाणी करी उसका जो परिणाम है वो बड़ा उल्टा निकला, तो फिर तो आप विनोद और उपहास दोनों के पात्र बन जाएंगे। तो नॉट बायस, सेफ एंड एथिकल, ये एक बेसिक मंत्र है, इसको ध्यान रखिएगा कि बायसनेस में, जैसा कि बार बार कह रहा हूं, डू नॉट रादर शेप्ड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द काइंड ऑफ परसेप्टिव बैरियर दैट यू आर हैविंग, राइट। एंड जस्ट ट्राई टू बी एथिकल। कहना बहुत आसान है एथिकल, ये लोग कहते हैं साहब ये क्या आप एथिकल बात करते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा एथिक्स वर्ड जो आया है वो आया है इथॉस से, और इथॉस का मतलब कैरेक्टर, यानी कि अगर आपकी रिसर्च में कैरेक्टर नजर आता है, इथॉस नजर आता है, तो दैट वुड बी हैविंग अ एवर लास्टिंग द वैल्यू। लोग उस थीसिस, उस रिसर्च को याद रखेंगे, उसका इंपॉर्टेंस बना रहेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप प्रॉब्लम ले रहे हैं वो क्या रिसर्चेबल है, whether that problem has been specified, is the problem available to the research, is the problem is too large, availability of the data, whether you are capable of solving that problem। तो यानी कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने अपने सामर्थ्य से बाहर की चीजें करी तो दैट वुड लीड टू सम सॉर्ट ऑफ अ बिल्डिंग कासल इन एयर। जो हवाबाजी है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अंत में थीसिस आप ही को डिफेंड करनी है, ठीक है। गाइड आपको सुपरवाइज कर सकते हैं लेकिन अंत में डिफेंड आप ही को करनी है। जैसे मैंने अपना ही उदाहरण दिया, एग्जामिनर ने तुरंत पूछा कि भाई अंडमान निकोबार कैसे गए, तो किस ट्रेन से गए। तो ये जो चीजें हैं, यानी कि वेदर दैट डेटा इज अवेलेबल, राइट। प्रॉब्लम बहुत मेहनत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अपना पता है कि आपके पास सीमित संसाधन है, सीमित समय है, सीमित जिसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स है, आप सिंगल आदमी है, बहुत थोड़ा बहुत हेल्प दे सकती है, अलग दूसरी बात है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आई थिंक ये ऑलरेडी कवर होगा, इसके पहले भी आपकी बहुत सी रिसर्च क्लासेस होंगी। सभी जानते हैं कि कहां से शुरू होता है, क्वेश्चन आइडेंटिफाइड, हाइपोथेसिस फॉर्म, रिसर्च प्लान, डेटा कलेक्टेड। मैंने सोचा कि ये ऑलरेडी था, लेकिन बस इसको ध्यान रखिए, ये यही एक प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। कि क्वेश्चन आइडेंटिफाइड, प्रॉब्लम्स है, फिर आइडेंटिफाइड, हाइपोथेसिस, रिसर्च प्लान, डेटा कलेक्टेड। तो ये प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च। So the steps in conducting the research, specific steps guide the research process, number of steps, indeterminate, various steps, may be combined, order of steps may vary somewhat, importance of the specific। जो theoretical point of view है मैं थोड़ा सा skip करना चलूंगा। You can see the 12 steps of the research। I think all these things are known to you। Identify the research questions, initial review of the literature, distillations of the questions of the researchable problem, continued review of the literature। बार बार ये बात याद रखिएगा कि लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू से ही आपको पता चलेगा कि गैप क्या है, जिसको कभी कभी कहते हैं रिसर्च गैप। तो इस बात को बिल्कुल मान के चलिए कि आपके पास लिटरेचर रिव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। ना केवल आपको रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में वो मदद करेगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि हम किस दिशा में थे और हम किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। अगर उस दिशा में अगर आप जाना चाह रहे हो तो उसका पाथवे क्या हो सकता है। तो रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू है वो आपको एक ब्रिज का काम करता है। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गैप और जो कंट्रीब्यूशन।
ये गैप है आपका, और आप जाना यहां चाह रहे हैं। तो लिटरेचर रिव्यू से आपको एक सीढ़ी का काम मिलेगा, और लिटरेचर रिव्यू आपके उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है जो होता है रिसर्चर बाइसनेस। पहला जो एग्जामिनर क्वेश्चन ही पूछता है कि ये बातें जो आप कह रहे हो, जो आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया, जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट या बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने जो बनाई, इसका आधार क्या है। आधार अगर आप ये कहते हो कि नहीं साहब, मेरी अपनी पूर्व की जानकारियां है, ये मेरा बैकग्राउंड है, आई हैव 50 years 30 years of experience in industry, so I have that kind of information, I have already rather amassed a huge repository of the knowledge, तो नहीं, वो रिसर्च में नहीं चलता। वहां पे वो उसको हम कहते हैं रिसर्चर बाइसनेस। कोई भी एग्जामिनर रिसर्चर बाइसनेस से इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि दिस इज टेकन एज अ नेगेटिव थॉट्स। तो लिटरेचर रिव्यू पे बहुत फोकस होता है। देन डिस्टिलिंग द क्वेश्चन टू द रिसर्चेबल प्रॉब्लम, राइट। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि साहब जो प्रश्न है, अगर आपने उसको रिफाइन करके, कॉन्साइज करके आपने रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स पे उसको बनाया, तो वो आपको ही हेल्प करेगा। देन कंटिन्यूड रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, देन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आई थिंक आपको पता है, फिर से मैं कहूंगा हाइपो प्लस थीसिस, राइट। यानी कि it is maybe a hypothetical statement but subject to the verification, testifications and ratifications through the empirical data, right. Then you can rather go for the basic research approach, identifying the population sample. I think these are the things that you know. Designing the data collection plan, selecting the developing data collection instruments. I think in next class we can talk about these things. Then again coming back to the real topic, that is the तो बेसिक तो रिसर्च हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन दैट नीड टू बी आंसर्ड, concept that researcher want to understand, crisis need to be resolved, a situation that need to be changed, a reason of dissatisfaction। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी कर रखी है, यानी ये कहीं ना कहीं आपके रिसर्च के पीछे काम करती है। अगर आप ये देख पाए, यानी लिंक बिटवीन प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन, राइट, देयर इज अ लिंक। यानी फर्स्ट यू हैव टू rather look into that what is the general background of the problem, then statement of the problem of the analysis, then research questions and findings. Now if we just say that writing questions based on the inputs, ideas and problems, then you are able to formulate that problem statements। याद रखिएगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये याद रखिएगा कि वर्बोसिटी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी प्रिसाइज। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, वेरी कॉन्साइज। मुश्किल से 4 लाइन 5 लाइन मैं प्रेफर करता हूं कि जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो 4-5 लाइन, एक पैराग्राफ, मैक्सिमम एक पैराग्राफ के आसपास रखिए, राइट। यानी डिस्टिलिंग करना है आपको, राइट, on the basis of the inputs, ideas and the different issues that is rather circling or hovering around you, right. Then on the basis of that you can rather come out with the problem statement। some of the sources and identification of the research problem कहां से कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत सिंपल सा चीजें हैं, सिंपल है, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप पढ़िए, जितना पढ़ेंगे, बुक्स को देखिए, टाइटल्स ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स, लाइब्रेरी एसोसिएशंस हो गए, पब्लिशर्स वेबसाइट्स हो गई, ब्लॉग्स, एक्सपर्ट्स, लाइब्रेरी, ये सब डिस्कशन फोरम। तो यहां से आपको आइडेंटिटी मिलेगा, आपको आइडिया मिलेगा। ऑब्जर्वेशन, ये मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ऑब्जर्वेशन, जिसको कहते हैं ज्ञान के चक्षु को हमेशा खोले रखिए, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि मनुष्य ने अगर ऑब्जर्वेशन नहीं किया होता, तो जो आज जो सामाजिक अवस्था है, वो शायद वो नहीं होती जो आज हम हैं। ठीक है, जो जिस स्टेज से हम पहुंचे और आज यहां पहुंच रहे हैं, आगे भी एवोल्यूशन चलता रहेगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, वो है ऑब्जर्वेशन, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड, राइट। then you can अच्छा, ऑब्जर्वेशन का सबसे अच्छा तरीका सभी जानते हैं, यू कैन यूज योर सेंसेस, राइट, व्हाटएवर द इनपुट्स दैट यू आर getting through your senses, right, try to make it concise, process it and try to develop into some sort of information। So observation then followed by the complaints, right? Complaints
इसलिए क्योंकि कहा जाता है निंदक नियरे राखी कहे गए दास कबीर, यानी क्रिटिक्स जिसको कभी कभी मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट यानी कि, और रामचरितमानस में उल्लेख आता है, आई थिंक शैलेंद्र सर ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि सचिव वैद और मंत्री जब अच्छी अच्छी बात करने लगे तो समझ लीजिए आपका निकट बहुत आपका जो अंत है वो बहुत निकट है। तो technically what I'm trying to say that sometimes you are able to rather get the problems in the form of the complaints also, the kind of trend that is there. चाइनीज प्रोवर्ब है जो कहती है कि साहब इट इज एडवाइजेबल सकेशियस नॉट टू रादर सेल अगेंस्ट द ट्रेंड बट टू रादर सेल ओवर द ट्रेंड, यानी कि बहाव के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी नाव डूब जाएगी। बुद्धिमानी यही है कि आप उस ट्रेंड को पकड़ें जिसको मैनेजमेंट की भाषा में कभी कभी कहते हैं अंडर करंट, क्योंकि अंडर करंट जो है, जो ट्रेंड है, बहाव है, कई बारी वो आपको ये दिशा बता देती है कि आप भविष्य में क्या होने वाला है। तो ट्रेंड्स could be an indicative of the research problem. I think कई बारी मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ। जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा मिला था पेटीएम को, क्योंकि पेटीएम वाज एबल टू have an intuition, right? The trends could rather pave way for that intuitive method. I think intuition आप सब समझते हो, यानी आभास, पूर्वाभास, सिक्स सेंस, राइट? और तो ये जो सिक्स सेंस है, इंट्यूशंस है, ये सारी चीजें आपकी आती है ऑन द बेसिस ऑफ अगर आपने अपने आंखों को खोल रखा है, आप ट्रेंड समझ पा रहे हो, तो इससे आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने में आपको फायदा मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, मेटावर्स की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन शायद यही ट्रेंड है, और जो इस ट्रेंड को इग्नोर करेगा वो समाज से बाहर हो जाएगा। डार्विन साहब ने कहा कि जो सभ्यता, जो समाज और जो प्राणी समाज के साथ नहीं चल पाया, निष्प्रयोज हो गया, तो वो फिर धीरे धीरे समाज से विलुप्त हो गया। तो डार्विनियन थ्योरी भी इसी बात को ताकीद करती है, जिसको हम थ्योरी ऑफ सिलेक्शन कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, पकड़िए, that could rather give you the idea in terms of the research problem. Then you can see that what are the sources of identification of the research problem, current social issues, trends, ideological issues, इंटरनेट रिपोजिटरी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स। मतलब ये मैं सिर्फ, क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड का, तो मैं थोड़ी सी अपनी बात कर रहा हूँ, यानी कि आप रिपोजिटरीज देख सकते हैं। आइडियोलॉजिकल इश्यूज में आप अगर आप सामाजिक मानवी की शोध कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत जो आइडियोलॉजिकल चेंज जिसको हम कहते हैं, द चेंज इन द आइडियोसिंक्रेंसीज जिसको हम कहते हैं, उस पर ध्यान रखें। आजकल जैसे राजनीतिक व्यवस्था आप देख रहे हो, काफी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं पॉलिटिकल भाषा में बात करूं, राइट, ठीक है। राष्ट्रवाद के साथ साथ फिर बात कभी कभी मध्यम मार्गी, फिर उसके बाद कभी कभी दक्षिणपंथी। अगर मैं राजनीतिक विषय की बात करूं तो यानी आइडियोलॉजिकल इश्यूज आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। क्या किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, क्या इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं। थ्योरीज मैंने पहले ही बात कर रखी है, दैट यू हैव टू रादर लुक इनटू द थ्योरीज, राइट, क्योंकि मैं मानता हूं कि थ्योरी रादर एक्ट प्रोवाइड यू द बेस, the proper base, and the what you call it could be a first ladder towards the research principles, laws, then methodological issues, new adaptive methods, scope for these experimentations, comparative benchmarking studies. I think everybody understands the terms of the benchmarking. सभी जानते होंगे benchmarking क्या होता है। benchmarking का मतलब ये होता है, यानी कि जो समाज में जिसको हम कहते हैं कि आगे, यानी those who are supposed to be leaders in the society, we try to copy that standard,
being followed or the set by these leaders, right? तो कई बारी बहुत सी जिसको कहते हैं path breaking research होती है, which act as a benchmark for the other researcher. So then you have to rather, look into that thing, right? Whether your research is at par with the benchmark that has already been set by the other researchers, other the countries and so on and so forth. You cannot rather live in silos. आप जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ कंपार्टमेंट में नहीं रह सकते आप, जिसको कहते हैं कूप मंडू यानी फ्रॉग इन द वेल, वो वाली चीज नहीं करना चाहिए. स्वांता सुखाए बिल्कुल नहीं, राइट? कंपैरेटिव बेंचमार्किंग इंपॉर्टेंट हो जाता है. कई बार हमें लगता है कि ना नहीं साहब मैं देहरादून में हूँ, अल्मोड़ा में हूँ, यहाँ बस ये रिसर्च कर लेता हूँ, बाकी कौन कहाँ जानेगा. नहीं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है. तुरंत पता चल जाता है कि जो आपने रिसर्च करी है वो उस तरीके की रिसर्च या उससे 20 गुना ज्यादा बेहतर रिसर्च हो चुकी है. यस, बेंचमार्किंग स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए. यस, एक्सप्लोरेटिव आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, राइट? एंड लिटरेचर रिव्यू आई हैव ऑलरेडी डेड अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सह्यूमिंग और अनदर थिंग. आई थिंक एक्सह्यूमिंग थोड़ा सा नेगेटिव टर्म है, कहा जाता है कई बार उखाड़ लेना, राइट? यानी कि बहुत सी चीजें जमीन के नीचे दबी होती हैं. अनअर्थिंग, उसको निकालना जरूरी है. क्रिटिकल थिंकिंग, आस्क क्वेश्चंस, बी अ क्रिटिकल. मैंने कहा नहीं निंदक नहीं है रहा, यू शुड बी क्रिटिकल. You should not be governed by the Oedipus complex or the Electra. I think psychology जिन्होंने पढ़ी वो जानते होंगे ये चीजें. आप infatuation, state of infatuation में बिल्कुल मत रहिए. आपको लगता है आप बहुत बड़े रिसर्चर हैं, आपको सब कुछ आता है, राइट? नो, ये वहीं से आपकी नुकसान शुरू हो जाएगा. तो जिसको हम कभी आपने सुना होगा दी स्टॉकहोम सिंड्रोम. किसी एक व्यक्ति या फिर दुश्मन या फिर प्रिय के प्रति आप इतना ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं कि आप उससे बियॉन्ड सोच नहीं पाते. कई बार ऐसा होता है कि यू बिकम पैरोनिया, राइट? पैरानॉइड, राइट? या फिर जिसको कभी ये भी होता है कि कई बार आप नार्सिसिस्ट हो जाते हैं. तो ये वाला काम नहीं होना है. हमें क्रिटिकल होना है, राइट? हमें इस बात को पता होना चाहिए, हमें खुद से प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर मैं ये रिसर्च कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम अगर ले रहा हूं, तो इसका जो काउंटर क्वेश्चन क्यों आ सकता है, जिसको कभी आप इसको अगर मेटा एथिक्स या फिर मेटा नॉलेज या विट कंसीट, राइट? तो ये जो डीप नॉलेज है, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी प्लेटो को और सोक्रेटिस को, जहां पे जिसको ग्रीक फिलोसफीज कहते हैं, जहां पे ये सब शब्द आते हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर आपको क्रिटिक के तौर पे देखना पड़ेगा अपने आप को, अपने आइडियाज को एज ए क्रिटिकल. यानी कि अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं क्या करता, राइट? यानी जिसको कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ द एटिकेट्स लगाने पड़ेंगे आपको, रिसर्च के लगाने पड़ेंगे. एंड देन यू कैन सी that what kind of challenges, ideas and claim that has already been mentioned and elucidated, enunciated rather in the research papers. Then there might be a case of stemming from the present research. माना जाता है, जैसा मैंने अलेक्जेंडर पोप का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने कहा कि कई बारी जो लोग कहते हैं कि साहब इनोवेशन इन्वेंशंस एब्सोल्यूट डिस्रप्टिव, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल गया है कि साहब जो भी रिसर्च करो डिस्रप्टिव होना चाहिए. अब ये जो डिस्रप्शन है, ठीक है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ये जो डिस्रप्शन भी आता है वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है प्रीवियस रिसर्च से, प्रेजेंट रिसर्च से. तो ये याद रखिएगा कि अगर आप प्रीवियस डेटा से इंस्पायर्ड है तो वो कोई पाप नहीं है, लेकिन हाँ उसको फॉल्सिफाई मत करिए, उसको फचिंग मत करिए, ठीक है? तो आपको ये जो एक्सह्यूमिंग या अनअर्थिंग है, ट्राई टू बी मोर वोकल, गेट इनटू द मोर सेमिनार्स, वर्कशॉप, राइट? पर्सनल इंटरेस्ट, ट्राई टू फाइंड आउट द फेवरेट एरियाज. मेंटरशिप, गुरु का जो रोल है, मेंटरशिप, स्टार्ट वर्किंग. क्योंकि एक बात याद रखिए, कई बार मैं भी शोध छात्र रह चुका हूं और हर बार यही बात आती है कि मुझे लगता नहीं मुझे बहुत जानकारी है. हो सकता है आपको बहुत जानकारी हो, लेकिन उस बात को आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि जो आपका गाइड है या फिर जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, हो सकता है उनके पास अनुभव ज्यादा है. पूर्वांचल में बात कहते हैं, शैलेंद्र भाई जानते होंगे इस बात को, कि वो पढ़ा नहीं वो कढ़ा है, राइट? यानी ही हैज अमास्ड द जूस ऑफ इंफॉर्मेशन.
वो जो चीज है ना, वो उसका उसका कोई विकल्प नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो यस, यू शुड बी रादर सबमिसिव, राइट। अगर आप जानते हो कि ना, गीता में वो महाभारत में उल्लेख आता है कि आप दुर्योधन को कृष्ण जी क्यों नहीं साथ में गए युद्ध में, तो क्योंकि दुर्योधन को कहीं ना कहीं अभिमान था और वो जाके उनके सर के पास खड़ा हो गया, जबकि ये सत्य था कि दुर्योधन पहले पहुंचा हुआ था। और लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं भाई, जब मेरी आंख खुली तो मैंने तो सिर्फ अर्जुन को देखा। There has been a many times it has been observed that the sometimes it could be a case that researcher may be rather governed by its own personal biasness, own whims, fancies, or hindered and obstacled by the kind of personal information that he or she has already gathered. So try to work with the experts to rather decipher the exact contours and configurations of the problem statements. दो तरीका है प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिसर्च क्वेश्चंस। एक इसका एग्जांपल आप दे सकते हो दैट दिस कुड बी एग्जांपल ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द स्टडी इज डिजाइंड टू मेजर द इफेक्ट्स ऑफ। आपने कहा कि साहब ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसको अगर आपको समझना है तो आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इफेक्ट हैज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स हैड ऑन द परसेप्शन ऑफ द कंप्यूटर साइंस। यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन चलता रहेगा। तो दोनों में कई बार ऐसा दिखा गया कि जो शोध छात्र है उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ और बनाई, ऑब्जेक्टिव कुछ और, रिसर्च क्वेश्चन कुछ और। तो ये जो हर विधा की अपनी जो राग ढपली है, ये आपके रिसर्च को और कंफ्यूज करता है। तो ट्राई टू बी इन सिंक, try to be in coordinations, right? Once you have drafted your problem statement, try to find out what is your objective, what is your question, and that should always be in sync, in line, in coordinations, rather than getting into the annihilations. rather आप तोड़ फोड़ में मत जाइए, घुमाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो आपको नुकसान करेगा, फायदा कम करेगा। You can rather write an opening statement, sentences that stimulates interest, right? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपका एग्जामिनर है, और आपको खुद भी वो इंस्पायर करे। कई बार ऐसा होता है जो आजकल, जैसे मैंने कल भी बोला था कि फेसबुक पे एक मीम चल रहा है कि भाई कहना क्या चाहते हो। ये जो कहना चाहने वाला जो मामला है, ये अपने आप में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि आप पूरी 400-500 पेज लिख देते हैं, राइट, और बाद में ये पता चलता है कि साहब कि समोसे में आलू और अब मैं आगे क्या बोलूं उसको। तो इस तरीके की जो फाइंडिंग्स आती है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि फ्रॉम द टेबल योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नॉट वेरी क्लियर। So these are some of the mantras, right? Refrain from using quotes in lead sentences. Consider the numeric information for the fact. Consider short sentence for the. मैंने कहा नहीं कि small but beautiful, right? तो छोटा सेंटेंस कॉन्साइज, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बाद में दूसरे को भी कंफ्यूज नहीं करेगा। So the common mistakes, जैसे मिस्टेक में क्या होता है कि अक्सर जो शोध छात्र हैं वो लिखते हैं कि साहब, जैसे आप एग्जांपल आप देख पा रहे हो कि जो कॉमन मिस्टेक है, दैट प्रॉब्लम टू इन्वेस्टिगेट इज नॉट स्टेटेड क्लियरली इनफ। समटाइम्स स्कोप बिकम्स टू वाइड, टू बिग, राइट? You can see the examples that finding risk assessment methodology for the cloud computing, but there is smaller steps to achieve the goal. Now, sometimes what happens that पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, आपको यही नहीं पता कि आपको इसमें पता क्या करना है, और जब यही नहीं पता कि आपको पता क्या करना है तो आप रिसर्च आगे क्या करेंगे। तो द स्टेटमेंट दैट यू आर राइटिंग, यू फर्स्ट अंडरस्टैंड, फिर उसके बाद 10 लोगों को दिखाइए, फिर उसके बाद रिसर्च जो आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, गैप एनालिसिस आपने करी, इन सारी चीजों को करने के बाद अगर आप जो मोटा मोटा चीज निकल के आता है उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि आप ये मान के मत चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो, जैसे मैं खुद लिटरेचर बैकग्राउंड का और जर्नलिस्ट होने के कारण लिखने की विधा रही है,
जब शुरू में मैं थीसिस लिख रहा था तो मैडम की तरफ से बहुत डांट पड़ता था। उन्होंने कहा भाई मेरे ये जो सेंटेंस तुम लिखते हो ये हो सकता है कि जिसको कहते हैं कि फ्लावरी और द गाउडी लैंग्वेजेस और द सेंटेंसेस और द वर्बोसिटी और सुपरफ्लुअस लैंग्वेजेस ये देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर जन सामान्य कहा जाता है ना कई बारी कि क्यों संस्कृत जन सामान्य से या जन चेतना से गायब हुई, उसका रीजन ये था कि कहीं ना कहीं वो अभिजात वर्ग की रह गई, काफी क्लिष्ट हो गई थी और लोगों ने उसको यूज करना बंद कर दिया। तो कोशिश यही करिए कि आप उन सेंटेंसेस को यूज करें जो कि आप खुद समझ सकते हैं, साथ में दूसरों को भी समझा सकें। और जो दूसरा मंत्र है, बिफोर you can proceed to the research question, researchers should conduct literature review to extend the knowledge। बार बार कह रहा हूं मैं, लिटरेचर रिव्यू बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर लिटरेचर रिव्यू आपका मजबूत नहीं है तो पहला ऑब्जेक्शन इसी बात पे आता है कि ये धारणा बनी क्यों। एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस द रिसर्चर शुड हैव गुड लिटरेचर गिविंग इंडिकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल और द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, enough background information in the field of study, develop testable hypothesis that suggests requires further study and experiences। यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पीछे आपके सारथी मौजूद होने चाहिए, यानी आपका ज्ञान, आपका विवेक, ये जो इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशंस होते हैं, लेकिन अगर आपने ये बात प्रूव कर दी कि साहब ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने बनाई, ये मेरी खुद की अपनी विल्स एंड फैंसीज नहीं है, ये इसके पीछे पूरे लिटरेचर बैकग्राउंड रिपोजिटरी है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई इस पर कोई विवाद करेगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू अपने आप में बहुत ही जिसको कहते हैं कि थोड़ी सी कंबरसम प्रोसेस है। हालांकि आजकल मेंडले जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आपको मदद करते हैं, सॉफ्टवेयर से काफी कुछ, लेकिन हम लोग उस दौर को बिलोंग करते हैं कि जहां पर गाइड कहती थी कि साहब जाइए नेशनल लाइब्रेरी होके आइए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आइए। अच्छा, ये अगर आप मैनुअली करते हैं तो थोड़ा सा इससे फायदा ये होता है कि इट हैज ए इंडेलिबल इम्पैक्ट ऑन योर मेमोरी। तो लिटरेचर रिव्यू मजबूत सॉलिड होना चाहिए। अब एक और प्रश्न आता है कि साहब प्रॉब्लम्स के साथ साथ क्वेश्चंस, तो यहां पर जो बात आती है क्यूरियोसिटी की, इंफॉर्मेशन गैप्स की, कंट्रोवर्सी की, लिटरेचर रिव्यू या फिर व्यक्ति के संवाद, समाज के साथ संवाद। जैसे अगर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो शोध करता रहे हैं या जो बड़े बड़े विचारक रहे हैं, वो शायद आपने सुना होगा राहुल सक्करत्यान को, या फिर हीरानंद अगे ने फकड़ी पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा। अगे का नाम शायद आपने सुना होगा, जो हिंदी बैकग्राउंड से वो जानते होंगे। उन्होंने कहा कि साहब मानव विकास के पीछे फकड़ी है। अगर इंसान वैगाबॉन्ड नहीं होता, यानी इफ द ह्यूमन वाज नॉट हैविंग द टेंडेंसी ऑफ rather मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, देन द डॉक्ट्रिन ऑफ द ग्रेगरियस, जिसको कहते हैं सहचरता का सिद्धांत, वो शायद नगण्य हो गया होता। तो आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं तो नए विचार, नए आयाम मिलते हैं, राइट। यू इंटरेक्ट, राइट, एंड as you interact more, you get more and more informations, more and more support of your thoughts process, more and more the antithesis and thesis both, right। यानी विरोधाभास, मैटक्य और मत विवेक, राइट, ये दोनों चीज होंगे, लेकिन उससे आपको फायदा भी होगा। तो क्यूरियोसिटी मेंटेन रखिए, क्योंकि कहा जाता है क्यूरियोसिटी अगर आपने खत्म कर दी तो देन यू वुड नॉट बी एबल टू डेवलप रिसर्च, राइट। कैप्स चेक करते चलिए। आई थिंक कुछ पोर्शन आप ये इसमें जानते होंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जब आप ऑलरेडी कोई एस्टैब्लिश विधा है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तो वो और डिस्क्राइब करने के दौरान, जानने के दौरान, जब आप उस प्रकार के प्रश्नावली, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन है, डेवलप करते हैं,
तो देन दैट इज द केस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। रिलेशनशिप क्वेश्चंस यानी जब आप दो कारकों के बीच में एक रिलेशन संबंध जानने का प्रयास करते हैं, then it could be a relationship questions, and then when you are trying to establish some sort of difference, then it could be a case of the difference questions. Checklist for the researchable problems. These are some of the mantras or the checklist. क्या न्यू है, क्या यूजफुल है, हमेशा याद रखिएगा। कई बारी लोग जिसको कहते नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब रिसर्चर्स आर डन टू रादर satisfy your ego or the whims and fancies of the so-called prowess and the metals of the knowledge, sorry, prowess and metals of a human। तो वो काम मत करिए, क्योंकि ये चीजें कुछ फायदा करने वाली नहीं। ट्राई टू सी दैट जो रिसर्च आप कर रहे हो क्या वो यूजफुल है। कंसिडर पीपल जो अभी तक ऐसे वस्तुस्थिति पे, सॉरी, ऐसे सब्जेक्ट्स पे जाएं जहां पर जिसको अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, मैनेजेबल है, अफोर्डेबल है, एथिकल है, राइट। जहां रिपीटेबल होगा मैं उसको आगे बढ़ाता चलूंगा। दीज आर दी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। अगर आप पूरा एक फ्लो चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं, लिटरेचर है, आइडेंटिफाई सब थीम्स हैं, रीड थॉरली ऑन द सब थीम्स, आइडेंटिफाई सिंगल टॉपिक फॉर द रिसर्च, जिसको हम कहते हैं फनल डाउन अप्रोच। आई थिंक आपने अगर सुना होगा फनल डाउन अप्रोच। फनल डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि पहले हम बड़ी चीज लेके चलते हैं, यानी ब्रॉड सब्जेक्ट, फिर उसके बाद धीरे 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 धीरे, जिसको कहते नहीं गागर में सागर, तो गागर में सागर की विधा आनी चाहिए, क्योंकि आपको तब, जिसको कहते हैं नैरोइंग डाउन और द कॉन्ट्रैक्टिंग द वास्ट एंड द बिग टॉपिक इनटू द सिंगल टॉपिक, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास ये ब्रॉड लिटरेचर होना चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आप रैंडम पिकिंग नहीं कर सकते। आपके पास सारी चीजें, क्योंकि होता क्या है, फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जामिनर यही काम करता है, वो आपसे पहला प्रश्न यही करता है कि साहब अच्छा आपने ये टॉपिक लिया है, अच्छा ये टॉपिक लिया है तो वो टॉपिक क्यों नहीं लिया, अच्छा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने लिया तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों आपने हटा दी। तो आप जब तक आपके पास आपने फनल डाउन अप्रोच फॉलो नहीं किया तो तब तक आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए कि साहब अगर मैंने ये लिया है तो वो क्यों नहीं लिया, उसके पीछे ये रीजन है, ये लिटरेचर है, इस राइटर ने ये बात कही है, और इसका अब शायद आज के परिदृश्य में इसकी जो उपयोगिता है वो शायद नहीं है। तो उसके हिसाब से यू हैव टू फॉलो दी फनल डाउन अप्रोच। These are the things we have already talked about. I think there might be a case of some the repetitions. So I think interest, significance, theoretical value, practical value, timeliness. Yes, you have to be very cautious in terms of timeliness. Then you have to look into the external review. Manageability I've already talked about. Problem distillations. Problem distillations में मतलब यही है कि आपको रिफाइनमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ने डिस्टिलेशन प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो उसमें हो सकता है कि बहुत सी इम्प्योरिटीज आ जाए, जिसको हम कहते हैं रिसर्च इम्प्योरिटीज, और रिसर्च इम्प्योरिटीज वुड लीड टू यानी गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अब ये जो गार्बेज इन एंड गार्बेज, अगर आपने पहले दिन से ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉल्टी बना रखी तो यानी देयर इज अ इन ऑफ द गार्बेज, तो जो रिसर्च कंट्रीब्यूशन होगा वो गार्बेज आउट ही होगा। So you need to have a problem distillations, right? You need to refine the questions, the idea, right? And then you have to follow the process, which could lead to a development of the statement, the problem that is clear, concise, and definite, right? Ambiguity नहीं होना चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ कि साहब ऐसे sentences which is not clear, right? And is full of ambiguity. Would rather lead to a chaotic, chaotic state
और chaotic corridor, वहां वो आपके लिए भी ना फायदेमंद है, ना ही किसी के लिए. So these are the mantras. It should be very specific, right? Maybe in either questions or the declarative form. May include inherent sub problems if appropriate, and then formulation of the problem statement take place after initial review of the literature and distillation process. I think बहुत simple सी चीज है. These are some of the examples of the problem statements. आप इसमें अपनी लाइन जोड़ सकते हो. सिंपल. तो ये हो गई जो मैं मेरे रिसर्च स्कॉलर का अभी थीसिस जमा हुआ है, ये उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. तो मैंने सोचा आपसे साथ शेयर करूं. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिटर्मिनेंट्स एंड कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द वाइबल मॉडल लीड्स टू लॉसेस इन डिस्कॉम कंपनीज. अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सीधा सा मैंने यही कोशिश करी. वो इस समय वो सीएमडी है सरकारी विद्युत विभाग में, तो उनको और मुझसे काफी वरिष्ठ भी है, तो पहले वो कंफ्यूज थे. मैंने कहा आप सीधा बताओ. जब वो सारी चीजें बात तो हमने इसको कॉन्साइज किया, प्रिसाइज किया, और इस बात से आप देख के समझ पा रहे होंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, वो टेक्निकली क्यों लॉसेस में जा रही है. क्योंकि अभी तक इस बात को समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि अगर मुझे विद्युत कंपनी यानी जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनको अगर प्रॉफिटेबल बनाना है तो उसके पीछे क्या क्या कारक है. हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, सरकारी कंपनीज में राजनीतिक प्रेशर ज्यादा चलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से आजकल जो फ्रीबीज को कॉन्सेप्ट आ गया, ये सारी चीजें. तो ये रही आज की व्याख्यान, थोड़ी बहुत जानकारी. अब मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा, क्योंकि अभी तक तो एकांकी व्याख्यान रहा, तो मैं चाहता हूं इट शुड बी ओपन टू द ऑडियंस. दे कैन आस्क एनी क्वेश्चंस. सर, नाउ इट इज ओपन फॉर द ऑडियंस. So nice lecture, sir. And please अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा. Anybody? अरे भाई, प्रश्न नहीं करेंगे. मैं तो बार बार यही बोलता हूं कि जिज्ञासा एक ऐसी विधा है जिसको मरने मत दीजिए. खूब पूछिए, प्रश्नों का बौछार होना चाहिए. सर. हाँ मनीष जी. सर, मेरा एक प्रश्न है. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने बुक रिव्यू कर रहे हैं जी, अब वो बुक रिव्यू में सर, तो हम जब उसको एक्चुअली लिखना चाह रहे हैं तो इसे किस तरह से लिखें? क्या वो समालोचनात्मक रूप से होगा या आलोचना उसके रूप में होगा, और किस तरह से करें उसको? अगर मैं अपनी जैसे मैंने बुक रिव्यू किया तो लिखना चाह रहा हूँ उसको रिटर्न. अच्छा. देखिए ऐसा है कि देखिए समालोचना, देखिए इंग्लिश में 3 टर्म आते हैं, आलोचना, समालोचना, आत्मलोचना. अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो लैम्पोनिंग, सटायर एंड सरकाज्म. ठीक है. तो यानी कि आप इस पे ये आपको पता होना चाहिए कि जो आप बुक रिव्यू कर रहे हैं उसके जो 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 परिमाप है, यानी कि जो किस पैरामीटर्स में आप उसको रिव्यू कर रहे हैं. अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आलोचनात्मक तथ्य हैं, तो मैं फिर ये कहता हूं कि जो इंग्लिश में एक कहावत है कि वी शुड नॉट ब्राइडल दी लूज सैल्यू द माइंड, और वी शुड नॉट शैकल और ब्राइडल ऑन द थॉट्स. तो मैं उसको बिल्कुल कहूंगा कि आप उसको बिल्कुल रोके नहीं. अगर आपको लगता है कि उस बुक रिव्यू में उस बुक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आलोचनात्मक हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं. क्योंकि आप ये याद रखिए कि आप रिव्यूअर हैं, और रिव्यूअर का जो काम है वो पंच परमेश्वर वाला होता है. तो उसमें फिर से मैं कहूंगा यू शुड नॉट बी गवर्न बाय द पर्सनल बायसनेस. वहां पर आप तथ्यात्मक रूप से अगर देख पा रहे हैं कि उसमें कुछ चीजें क्रिटिकल है, आप उसको मेंशन करिए. और अब समालोचना की अगर बात करें तो आप जो समकालीन तथ्य मौजूद है
उसके हिसाब से आप उन चीजों को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए। और एज अ बुक रिव्यूअर ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। और कोई प्रश्न? जी सर जी। जी नमस्कार सर। बताएं बताएं मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जब हम ये समस्या पहचानने के इस दौर में होते हैं तो कैसे हमको पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या सही जा रहे हैं? कैसे हम ये अंदाजा लगाते रहें कि हम जो काम कर रहे हैं या जो हमारी समस्या है वो बिल्कुल सही है? देखिए, मैंने वही कहा कि पहले मिनट से मैं यही बात कह रहा हूं कि आपकी समझ जो है वो तो है ही है, लेकिन आप अपने समझ को जो उपलब्ध दस्तावेज हैं, यानी कि वॉट एवर द अवेलेबल लिटरेचर दैट इज देयर, उससे क्रॉस चेक जरूर कराएं, उसको कसौटी पे जरूर रखें। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने ये मान लिया कि जैसे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कहा कि साहब ये जो इंटरनेट है ये न्यूज़पेपर को उड़ा देगा। ये मेरी पीएचडी है 2005 की, ठीक है। अब मैं पहले दिन से ये अवधारणा लेके चल रहा था कि इंटरनेट न्यूज़पेपर को खत्म कर देगा। एक आर्टिकल आया था जिसमें ये कहा था कि डेथ ऑफ द न्यूज़पेपर। अब मैं यही मान के चल रहा था कि नहीं साहब न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मैंने सर्वे किया तो मुझे जो तथ्यात्मक जो जानकारियां मिली वो बहुत ही इतर थी, बहुत ही डिफरेंट थी। तो पहली बात तो ये है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं, यू शुड नॉट गवर्न बाय द परसेप्टिव बैरियर। आप अपनी जो अनलर्निंग वाली चीज है, आप ये मान के चलिए कि आप जब ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना रहे हैं उस समय आपकी अपनी विचारधारा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। मैं पर ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये मान लिया कि आपकी जो सोच है वो सही है तो वो बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है। तो पहली चीज तो ये है कि आप उपलब्ध जो जानकारियां हैं उससे उसको मैच कराएं और उसको रेक्टिफाई करें उसकी अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर आपके पास अगर जिसको कहते हैं मजबूत सबूत होंगे, जिसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू या फिर स्कॉलरली एविडेंसेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि जो शोध सबूत मौजूद है वो अगर आपकी बात को ताकीद करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगा। और टेक्निकली आप इस भय से निकल जाइए कि नहीं भविष्य में फिर लोग कहेंगे कि नहीं साहब क्या ये सही जा रहा है गलत जा रहा है। आपने अगर इनिशियली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई है उसका आधार अगर मजबूत है, फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन आई डोंट थिंक दैट देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि अपनी रिसर्चर बाइसनेस से निकल के ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे खुद भी ग्रसित होकर देख चुका हूं। जी सर जी। बोलिए बोलिए और हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मैडम। सर मेरा क्वेश्चन है सर, बीच में एक शब्द आया थ्योरी का, तो मेरा क्वेश्चन है सर कि शोध में थ्योरी किस प्रकार से प्रयोग में हम लाएं और थ्योरी को कैसे पढ़ें। मतलब हम अपनी रिसर्च के लिए उसको थ्योरी, मतलब एक तो थ्योरी है तो थ्योरी का कांसेप्ट में समझी कि मतलब जो हमारी रिसर्च है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे संबंधित हम थ्योरी पढ़ेंगे। ये ऐसा है कि जी मैं अगर आपने मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा कि अक्सर इस बात की आलोचना होती है कि साहब थ्योरेटिकल पढ़ाई की जा रही है, प्रैक्टिकल पढ़ाई नहीं हो रही है। मैंने बार बार कहा कि थ्योरी जो वर्ड आया है वो वर्ड थीसिस से आया है। थीसिस जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलना। आप बोलते जब भी हैं जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि जो समाज में व्याप्त चीजें होती हैं वही का वाचन होता है, यानी थीसिस, यानी थ्योरम, यानी थ्योरी। तो जो थ्योरी है वो आपको जो प्रचलित मान्यताएं रही हैं समाज में, या हो सकता है भ्रांतियां भी रही हो, जो मान्यताएं हैं, भ्रांतियां हैं,
वो उसको उसी को परिभाषित या फिर उसको उसको व्याख्या उसको उसकी व्याख्या करती है। तो थ्योरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन थ्योरी जो बनी उसके उसका उसका जो परिदृश्य था, उसका जो समय था, हो सकता है कि आज के समय में वो उतना वैलिड ना हो, लेकिन वो थ्योरी आपको इस बात का इंडिकेशन देगी कि आगे किस तरीके की चीजें इस पे एड ऑन हो सकती हैं। तो थ्योरी, इसीलिए हम लोग अपने रिसर्च में इस बात का कहते हैं कि क्या आपने थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग करी है। जैसे मैं अगर कहूं कि मनुष्य एक सहचर्य प्राणी है, यानी जिसको हम कहते हैं सहचर्यता का सिद्धांत, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रेगरियस कहते हैं। अब ये जो थ्योरी है, ये आज से नहीं आई। ये चूंकि मनुष्य के अंदर ये एक अंदर ये विधा रही कि मनुष्य एक समूह में रहने वाला प्राणी है। हाँ, अब जब समूह में रहना है तो उसको सहचर्यता करना पड़ेगा, यानी साथ में रहना पड़ेगा। साथ में रहने के लिए कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा या विचारों का आदान प्रदान होगा, और उस विधान आदान प्रदान से क्या होगा कि कहीं स्टेट ऑफ, जिसको कहते हैं एग्रीमेंट आएगा, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट या जेएस मिल की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ विल। तो ये सारी चीजें तो अनुभव से ही आई ना। तो यानी हम थ्योरी को एब्सोल्यूट डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, थ्योरी के बेस पर आगे एड ऑन करें, या फिर ये भी हो सकता है किसी थ्योरी का बेस लेते हुए हम आज के परिदृश्य में हो सकता है कोई नई थ्योरी आ जाए, उसको साबित करने का प्रयास करें, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं करेगी, वो आपको सहायता ही करेगी। मैं ये समझी सर कि थ्योरी मतलब जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वो हमारा जो प्रॉब्लम है वो आधार बनेगी उसका। तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ एक बेस, एक डायरेक्शन देगी। क्योंकि ऐसा होता क्या है कि जो रिसर्च कहा गया है ना, रिसर्च को एक भूल भुलैया कहा गया है। जी। तो आप उस भूल भुलैया में आपको कहीं ना कहीं कोई कोई जिसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो थ्योरी वुड प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ बेस। उस बेस पर आप आगे बढ़िए। हो सकता है कि वो उस बेस का सहारा लेते हुए आप नए रास्ते की तरफ जाए, जो कि पिछले रास्ते को नकारे, लेकिन एटलीस्ट वो आपको नया रास्ता प्रोवाइड करेगा। जी जी। जैसे हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका आधार क्या है, तो हम थ्योरी को बता सकते हैं कि यहाँ से हमें एक दिशा मिली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इस बात को, इसको इसको हम लोग थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग कहते हैं कि साहब अभी तक ये थ्योरी रही है, राइट। इस थ्योरी के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने ली है उसके पीछे ये थ्योरी भी हो सकता है जिम्मेदार हो, आज की जो नए वेरिएबल्स है वो जिम्मेदार हो, और उसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि क्या इस थ्योरी जो अभी तक हमने जो अभी परिभाषित हुई है, क्या नए डायमेंशंस को ये कवर कर रही है। कई बार रिसर्च इसी बात पे होता है। जैसे मैंने एक पेपर लिखा पंकज हेमावत का केज मॉडल। अब मैं मान रहा हूं कि ये केज मॉडल या केज थ्योरी उतनी रेलेवेंट नहीं है, तो मैं उसी थ्योरी को बेस लेके आगे नई थ्योरी प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं इस थ्योरी को मैं ये कहूं कि मेरा जो थॉट प्रोसेस आया है वो कहीं ना कहीं इस केज मॉडल के कारण ही आया। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। बताएं और भाई प्रश्नों का। सर ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है, शोध समस्या, इनके सर अलग अलग टाइप्स भी होते हैं क्या, प्रकार भी होते हैं? देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं आपके, जैसे लेट्स से आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है। तो चूंकि बात रिसर्च प्रॉब्लम की कर रहे हैं, तो अगर आप उस टाइप्स को समझना चाहें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। आप उसी आधार पर आप रिसर्च प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक यू कैन टॉक अबाउट एक्सप्लोरेटिव रिसर्च, यू कैन टॉक अबाउट द एक्सप्लोरेटिव रिसर्च, you can talk about the explorative research, right? तो डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटिव है, एक्सप्लोरेटिव है। तो उसी के बेस पे अगर आपको लग रहा है कि जैसे मैं कहूं कि जैसे मैडम की बात हो रही थी कि अगर एग्जिस्टिंग थ्योरी को मैं प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट हो जाता है। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाएगा। अगर मैं कहूं कि नहीं एक्सप्लोरेटिव, मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें नए वेरिएबल्स जोड़े जाए, तो वो एक्सप्लोरेटरी का पार्ट हो जाएगा।
यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम ज्योत्सना कश्यप है। जी जी सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने ऐसे ऐसे लोकोक्तियों का प्रयोग किया और बहुत ही ज्ञान वाली ऐसी बातें की जो मतलब अच्छा लग रहा था पढ़ने में। यहाँ कुछ नया नया था। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने से शून्य से प्रारंभ करने की बात कही, जी। तो ये क्या हमारे इंटरेस्ट पे भी लागू होगी? मतलब हम वहाँ पे ये भी बोल जाए कि हमारा इंटरेस्ट किस एरिया में था? नहीं, बहुत 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 ही बढ़िया प्रश्न है। बहुत ही मतलब मैं ईमानदारी से बोलूं तो इसके लिए तालियां हो जाए मतलब थैंक यू सर। नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए ऐसा कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंक्लिनेशन, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। जी जी। लेकिन जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे कोई एक नई व्यंजन दिया जाए तो मैं उसके लिए डिनायल मोड पे रहूं। तो इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि देखिए इंटरेस्ट, एक बात ये हमेशा याद रखिएगा कि हम एक बहुत ही विचित्र प्राणी की बात करते हैं, वो है मनुष्य। मनुष्य के दिमाग को आज तक समझा नहीं गया है, सिर्फ माना जाता है 3% 4% वाला मामला है, राइट। आप जानकर हैरत करेंगी कि अगर दिमाग के नोट्स को खोला जाए तो पृथ्वी के 2 चक्कर लगा लेगी। ये जानकारी भी आपको शायद पता राइट। तो अगर साइकोलॉजिकली देखें तो जो इंटरेस्ट है हमारा, जो इंटरेस्ट है वो, उससे फायदा बस इतना होने वाला है कि जो 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 नई चीजें हैं, जो जीरो है, उस जीरो को भी आप, शून्यता को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे बस। लेकिन वो इंटरेस्ट बाइसनेस की तरफ नहीं है। बाइसनेस अलग चीज है, इंटरेस्ट अलग चीज है। बाइसनेस क्या है? वो ऋणात्मक है, यानी निगेटिव चीजों की तरफ जाता है, और इंटरेस्ट क्या है? वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो देखिए झुकाव और जो इन्फैचुएशन, जो जो मैंने सिंड्रोम का बात किया था ना कि इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, ये ऋणात्मक है, निगेटिव है। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज की तरफ जाता है। तो वो आपको मदद ही करेगा। इट वुड एक्ट एज अ पॉपुलर कैटलिस्ट रादर देन। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू। और बताएं, आज इंटरेक्ट करके बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो टीवी में अक्सर बात होती रहती है, पैनलिस्ट जाता हूँ तो डिबेट अच्छा लगता है। हाँ प्लीज, क्या कैलाश जी आइए आइए। हाँ सर नमस्ते। सर मेरा एक प्रश्न था कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट एरिया एक अलग फील्ड में है, लेकिन जो हमारे गाइड हैं वो एक अलग टॉपिक हमको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये टॉपिक अच्छा रहेगा रिसर्च के लिए भी, तो हमको किस एरिया में जाना बेहतर रहेगा? अच्छा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। कई बारी आपका इंटरेस्ट एरिया अलग होता है, और अच्छा यहाँ पर दो बात सर कई बार चॉइस भी नहीं होती है, फोर्स कर दिया जाता है कि यही करना है। ये सच में बहुत ही खतरनाक स्थिति है, दुविधापूर्ण स्थिति। क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैं शोध छात्र भी रह चुका, और इस समय कम से कम 5 स्कॉलरशिप भी रहे, तो सभी वो मुझसे वरिष्ठ हैं। ऑल आर एट द स्टेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सीएमडी, और वो भी सरकारी कंपनियों के। तो बुद्धिमानी यही है कि अगर आप अपनी विचारधारा थोप रहे हैं, मैं अपने एज ए सुपरवाइजर बात करूं, तो वो भी खतरनाक है, क्योंकि रिसर्च करना है रिसर्चर को। हाँ कई बार ये भी होता है कि इंटरेस्ट होता है, जैसे मेरा इंटरेस्ट मीडिया में था, लेकिन मैडम का एक्सपर्टीज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में था, तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट साथ में मीडिया भी डाल दिया, दोनों का। तो यानी जिसको कहते हैं ब्रिजिंग द गैप। तो कहीं ना कहीं आपको सामंजस्य तो बैठाना ही पड़ेगा। हाँ दूसरी चीज ये है कि जो थोप दिया जाता है, ये जो थोपने वाली जो चीज है, अब इसमें 2 चीज है। कई बार ये भी देखा जाता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रप्शन। ये जो डिस्ट्रप्शन है, क्योंकि कई बार जिसको कहते हैं कि आदमी अपने विधा में कंफर्ट जोन में रहता है, उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता। अब गाइड को लगता है कि नहीं साहब, दिस पर्सन हैज टू बी ब्रॉट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, तो इसीलिए वो आपको एक नया टॉपिक देते हैं। तो अब यहां पर आप रिसर्चर की साइकोलॉजी काम आती है कि क्या उसको वो एज अ चैलेंज ले रहा है,
या फिर उसको एज अ बोझ ले रहा है। तो ये फिर से कहूंगा कि ये मनुष्य के मनोवृत्ति पर बेस्ड है। कई बार ऐसा हो, जैसे मैं जब पहली ज्वाइनिंग मेरी हुई तो मुझे जानबूझ के एक ऐसा सब्जेक्ट दिया गया जो कि मैंने कभी नहीं पढ़ाया था। वो था प्रोजेक्ट ऑपरेशंस रिसर्च एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ईमानदारी बात है, मैंने कभी नहीं पढ़ाया था। अब मेरे पास दो ही चारा था, या तो मैं नौकरी छोड़ देता या फिर मैं उसको एक्सेप्ट करता। अच्छा, तो कई बार ये भी होता है कि जिसको मैं, अगर आप सोशियोलॉजिकल थ्योरी पढ़ोगे तो हॉब्स ने कहा कि साहब ह्यूमंस आर स्लॉथ एंड क्लमजी, यानी बहुत आरामदेह पसंद आदमी इंसान है। जब तक डंडा नहीं चलता, यानी दे शुड बी बीटेन टू गेट द वर्क डन। तो ये तो फोर्सफुल, इसको कंपल्सिव कोएसिव थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी दंडात्मक जो विधान है, जो विधा है, वो भी कहा, जिसको साम दाम दंड भेद, तो ये मनुष्य की मनोवृत्ति पर है। लेकिन जेम्स मिल्स ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मनुष्य एक बहुत ही क्रियाशील प्राणी है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है। आप अगर उसको ठीक से समझाएंगे तो वो समझेगा। तो यहां पर फिर से मामला आ जाता है कि रिसर्चर और सुपरवाइजर अगर लग रहा है कि इंटायरली डिफरेंट डिस्ट्रप्टिव फील्ड या जॉनर में जा रहे हैं, तो वहां पे दोनों को बैठना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रप्शन में भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा, तभी रिसर्च हो पाएगी। अदरवाइज अगर कोएर्सिव मॉडल में गए और उसके बाद कोएर्शन के साथ साथ अगर कहीं ना कहीं एग्रीमेंट नहीं आया, तो मुझे लगता है रिसर्च बड़ी भयावह होगी। तो ये करना नहीं चाहिए, ईमानदारी बात है, करना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जब आपके ऊपर कहा जाता है ना, कि पूर्वांचल में कहा जाता है कि ये बेटवा मेड़ा ना डाकब एंड मेड़ा डाकब, तो कहना जब मेड़ा सिखाई दी, means that sometimes when you are forced to get into that situations, you learn how to accommodate or acclimatize yourself। तो परिस्थितियां आपको सिखाती भी है। तो अब लेकिन फिर से ये कहूंगा कि इसमें दोनों रिसर्चर और सुपरवाइजर दोनों का रोल है कि उसको बैठे, क्या वो डिस्ट्रप्शन में जाना चाहते हैं, क्या वो उस विधा में जाना चाहते हैं जो रिसर्चर को पसंद है, और उस पसंद के हिसाब से क्या कुछ नई चीज पे डाली जा सकती है। तो ये दोनों चीजों पे बैठने की आवश्यकता है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, जबरिया या फोर्सफुल कोएर्शन रिसर्च वो आपको नुकसान ही करेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।